नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं सर महेंद्र कुमार आपको हिंदी की क्लास में आपका स्वागत कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछी जाती है। आजकल स्कोर बहुत ज़्यादा कवर करती है हिंदी। पहले इसका ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन अब जब से यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हिंदी को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जिनमें से हिंदी का बड़ा रोल है, जिसमें से जैसे कि अभी एसएससी जीडी की बात करें, हाल ही में एग्ज़ाम फॉर्म पढ़ रहे हैं तो एसएससी जीडी में इसका रोल बहुत अधिक हो जाता है। यूपीएसआई में 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के एक प्रतियोगी परीक्षा जिसका नाम रीट है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। पीईटी के एग्ज़ाम में, अन्य सभी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में सभी में हिंदी का बड़ा योगदान है, बड़ा रोल अदा करती है हिंदी। अगर देखा जाए तो किसी भी बंदे को यदि यूपी गवर्नमेंट या कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें से इनको नौकरी पाना चाहते हैं, तो हिंदी से होकर ही इनके लिए सफलता का गलियारा जाता है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या है, हिंदी में व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, साहित्य बहुत कम आता है, क्योंकि रचनाएं लेखक, उनसे संबंधित लेखक के बारे में पूछते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। व्याकरण का पोर्शन अधिक होता है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो व्याकरण के ही बारे में बात करेंगे। चलिए, अच्छा, तो हिंदी का जो सुहाना सफ़र है उसमें सभी का स्वागत करते हैं। मैं फिर से एक बार सभी दोस्तों को वेलकम करना चाहता हूँ। आ जाएं और हमारी इस क्लास का आनंद लें। आनंद से ही हिंदी पढ़नी है। तो कौन कौन सी है भाई, किसके बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का जो पहला और सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है वो है वर्णमाला। जब तक हम इसका ज्ञान नहीं कर लेंगे तो हिंदी व्याकरण के बारे में जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे वर्णों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वर्णों से बना हुआ शब्द होगा और शब्दों से बना हुआ वाक्य। और मैंने बताया है कि अगर देखा जाए तो हिंदी में तो हिंदी सामान्य हिंदी के 3 स्तंभ माने गए हैं। 3 स्तंभ माने गए हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? तो पहला स्तंभ है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार। उसके बाद दूसरा जो है वो है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम वर्णों से बने हुए शब्दों के बारे में जानते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार कौन कौन से होते हैं भाई? वर्ण जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, वर्णों से बने हुए शब्द को जानेंगे और शब्द से बना हुआ जो वाक्य होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यही हमारे हिंदी के मुख्य 3 स्तंभ हैं। इन्हीं के बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहला हम जो अध्ययन करेंगे, अगर देखा जाए तो किसी मकान को बनाने में नींव जरूरी होती है, उसी प्रकार हिंदी एक भाषा है और भाषा को पढ़ने के लिए, जानकारी करने के लिए सबसे पहले उन्हीं 3 स्तंभ का अध्ययन करना पड़ेगा। ये एक प्रकार के मकान के पिलर हैं। जैसे हिंदी नामक एक मकान है, उसका पिलर है, और पिलर नहीं होंगे तो मकान तैयार नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचारों की। तो वर्ण विचार के अंतर्गत जो भी चैप्टर आता है उसका नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि एक होती है फूलमाला, या कई बार हम पढ़ते हैं कि मोतियों की माला या मोती की माला। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मोती की माला। इसमें क्या होता है? फूलों को एक निश्चित संयोजन में रखते हैं। फूलों को एक निश्चित संयोजन में रखते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो एक माला तैयार होती है जिसका नाम है फूलमाला। तो हमने क्या देखा कि एक निश्चित संयोजन का मतलब होता है एक क्रम में इकट्ठा करना, क्रम में रखना। इसी प्रकार जैसे मोती की माला की बात करें तो मोतियों का एक निश्चित क्रम, तभी तो सुंदर माला तैयार हो सकती है। ये खासकर सभी लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो ये भी एक प्रकार की माला ही है, शब्द लगा हुआ है। तो यहाँ पर किसका संयोजन होना चाहिए? एक निश्चित क्रम में किसका संयोजन किया जाए? भाई मोती की माला थी तो मोतियों का संयोजन कर रहे थे, फूलों की माला थी तो फूलों का संयोजन कर रहे थे। लेकिन अब किसकी माला हम बात कर रहे हैं? वर्णों की। तो हम कहेंगे कि वर्णों का एक निश्चित क्रम, ही वर्णमाला कहलाती है।
इसका मतलब है वर्णों का एक निश्चित क्रम में रख रहे हैं, जिसके कारण हम जो माला तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो वर्णमाला में क्या है, मेन चीज है वर्ण। वर्ण को हम दूसरे नाम से जानते हैं अक्षर। अक्षर वर्ण क्या है, सच में अगर देखा जाए तो वर्ण कुछ और नहीं है, इसे ध्वनि कहते हैं। वर्ण कुछ और नहीं है, ध्वनि है। और ध्वनि को संकेत रूप जो दे दिए हैं, ध्वनि का संकेत रूप ही वर्ण है। ध्वनि का संकेत रूप ही वर्ण है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक प्रकार की ध्वनि है, लेकिन इसमें परिभाषा छुपी हुई है। इसमें एक परिभाषा छुपी हुई है। मूल शब्द की बात करें तो इसमें मूल शब्द है क्षर। क्षर का मतलब होता है कमी या क्षरण, क्षरण या कमी, कमी, क्षरण या कमी। क्षरण का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, कमी, कमी होना, ऐसे लिख सकते हैं कि कमी होना। क्लियर। आ लगने से उसका अर्थ बदल जाता है कि नहीं, नकारात्मक शब्द है, आ लगने से इसका अर्थ बदल जाता है। इसका मतलब है कि अक्षर वह ध्वनि है, वह ध्वनि है, अक्षर वह ध्वनि है जिसमें कमी नहीं की जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वह ध्वनि है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आई दोस्तों? आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अक्षर वह ध्वनि है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर हम एक लाइन में लिखें कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो वर्णमाला की परिभाषा ये है, आप लोग इसको नोट कर लेना। अगर हम एक लाइन में वर्ण के बारे में बात करें तो एक लाइन में परिभाषा क्या होगी, वर्ण की परिभाषा यही होगी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वह वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। ये हमारी वर्णमाला। अब वर्णमाला में अगर हम बात कर लिए तो वर्ण की परिभाषा पढ़ ली, वर्णमाला में हमने देखा कि वर्ण के बारे में जाना। अगर हम यहीं पर वर्णों की कुल संख्या बात करें तो हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों की कुल संख्या 52 है। ओके, 52 है, वर्णों की कुल संख्या 52 है। अच्छा, इन 52 वर्णों को विभाजित किया गया है अलग अलग क्रम में। यही कारण हम पढ़ेंगे कि वर्णों का विभाजन क्या है, वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो वर्णों के प्रकार देखते हैं। हम बात करते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्णमाला परिभाषा आप लोग सभी लोग नोट कर लेना। वर्ण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार। हेडिंग डालेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार कितने हैं? तो वर्ण के 2 प्रकार मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक कहा जाता है स्वर और दूसरा जो कहलाता है वो है व्यंजन। एक कहलाता है स्वर, दूसरा जो है वो व्यंजन। क्लियर? तो स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी SSSC के एग्जामों में कई बार इसकी परिभाषा आई हुई है। परिभाषा दे देता, ऑप्शन दे देता, बताइए कि ऑप्शन कौन से होंगे। तो परिभाषा क्या होगी कि स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में देखें। स्वर, ये इनकी अगर क्वालिटी की बात करें सबसे पहले तो ये स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात है, स्वतंत्र होंगे तो इन्हें बिना किसी बाधा के बोला जा सकता है। बिना किसी बाधा के
उच्चारण बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के किया जा सकता है, बोला जा सकता है। यहीं से परिभाषा निकल के आ गई कि वर्ण का जो प्रकार है, स्वर की बात करें तो वे वर्ण होते हैं जिनको बिना किसी बाधा के बोले, स्वतंत्र हो, बिना किसी रोक टोक के बोले, वही स्वर है। तो स्वरों की टोटल संख्या की बात करें, अगर इनकी कुल संख्या बात करें, इनकी कुल संख्या क्या है, इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी संख्या आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 11। पहले बचपन में हम पढ़ते थे कि इनकी संख्या 13 थी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी है, 11। तो ये 11 कौन कौन से स्वर हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहला स्वर जो सबसे छोटा है आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद री, फिर ए लिखते हैं, ऐ लिखते हैं, फिर ओ लिखते हैं और औ लिखते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये जो हैं सर, इनमें से कुछ तो छोड़ दिए, कुछ को छोड़ दिया आपने, तो कौन कौन से भैया छूट गए। कुछ बच्चे ये बोलेंगे जो बचपन में ये पढ़े हैं, और दूसरा क्या छूटा है, आहा, ये दो चीजें छूटी हैं। आज वर्तमान में जब हम सामान्य हिंदी का अध्ययन करते हैं तो सामान्य हिंदी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनमें बच्चा अंग और आहा, ये दो ऐसे शब्द हैं, ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनको हिंदी के स्वरों में स्थान नहीं दिया गया। इनका स्वरों में इनका स्थान नहीं है, इनका स्थान नहीं है, इनका स्थान नहीं है। क्यों नहीं है, अगर बात करें क्यों नहीं है, तो स्वरों में इनका स्थान क्यों नहीं दिया गया। भाई पहले तो हम स्वर में ही इनको पढ़ते थे, लेकिन आज स्वर में क्यों नहीं पढ़ते। कारण है कि जो है इनके जो लक्षण है, तो उनके लक्षण क्या है, कंठ, इनका उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो इनके जो लक्षण समझ में आते हैं वो ये आते हैं कि ये तो पूरी तरीके से ना स्वर हैं और ना ही पूरी तरीके से इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा जा सकता है। अर्थात ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर कहलाते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों के भी लक्षण व्यक्त करते हैं और ये स्वरों के भी लक्षण व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि ना तो इनको स्वरों में स्थान दिया गया और ना ही इनको व्यंजन के रूप में स्थान दिया गया। तो इनको रखा कहाँ गया है, इनको अलग से एक नया स्थान दिया गया है। उनका नाम क्या रखा गया है, कैसे किस नाम से जाना जाता है इनको, अलग जो नाम है इनका वो है बच्चा अयोगवाह। इनका जो अलग नाम है वो कहलाते हैं अयोगवाह। अच्छा, हम इस प्रकार से कह नहीं सकते कि ये तो ना तो व्यंजन है और ना ही पूर्ण रूप से स्वर है, अर्थात जो व्यंजन और स्वर दोनों का लक्षण प्रकट करें वही हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। आगे चलते, आशा करते हैं कि सारी चीजें आप नोट भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो इन स्वरों में से हम स्वरों के भी डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा अयोगवाह के बारे में जरा और जान लो, क्लियर कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि बार बार नहीं आता है। अयोगवाह क्या है, फिर हम बताते हैं स्वर क्या है। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह जैसे हमने बताया तो अयोगवाह को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों। अयोगवाह कौन कौन से होता है, एक आपको पता है ना, मैंने कहा कि अंग होता है और दूसरा मैंने बताया कि आहा होता है। ठीक, एक अंग होता है, दूसरा आहा होता है। जो अंग है इसको एक नाम दिया गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अनुस्वार, कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार। और जो ये आहा है इसका दूसरा नाम दिया गया है, इसका कहा जाता है विसर्ग। तो हम इस प्रकार से यह निश्चित कर पा रहे हैं, या निश्चित कर सकते हैं कि अगर हम, जिन बच्चों को याद नहीं होती चीजें, देखो कैसे याद कर सकते हैं। अयोगवाह को मान लेना कि ये पिताजी हैं और इनके कितने लड़के हो गए, दो लड़के। कौन कौन से, एक का नाम अनुस्वार है, दूसरे का नाम क्या है, विसर्ग। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक बार पूछा कि बताइए कि अयोगवाह में, क्वेश्चन पूछा गया था, अयोगवाह में किस वर्ण का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हम शब्द लिखते हैं, अनुस्वार से संबंधित कोई शब्द लिखते हैं, जैसे ये शब्द लिखा है, क्या लिखा, संसार। हमने शब्द लिखा संसार, संसार में एक मैंने कहा ना बिंदी ऊपर रखी है, देखो ये ऐसे बिंदी रखी, तो इस बिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार है। ये तुम्हारा अनुस्वार है। लेकिन एक चीज हमने देखा कि इस अनुस्वार में हमने इसका तो प्रयोग कहीं नहीं किया। जबकि हमने नोट करते थे तो ये ऐसे बनाते थे, अंक की बिंदी ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते हैं, हमने कभी नहीं देखा। अब इसमें देखो संसार में हमने इसका तो यूज ही नहीं किया, आवरण का तो यूज ही नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि
अनुस्वार या विसर्ग, या तो हम कंप्लीट रूप से उनको अयोग वाह कहें, तो अयोग वाह में किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, अयोग वाह में किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हमारा जो था वो था छोटा आ का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जरा देखो इसमें अगर हम दुख शब्द लिखते हैं, दुख शब्द लिखते हैं, तो देखो दुख में हम आपने देखा होगा ये विसर्ग लगा है, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया। और जब संसार लिखते हैं तो यहाँ अनुस्वार लगा है, तो क्या इसमें आया नहीं आया। इसका मतलब हम केवल इनको चिन्हित करने के लिए, इनको प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए आ वर्ण का प्रयोग करते हैं। यही कारण है ये पूछा गया कि अयोग वाह में किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हमारा है आ वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं कि अयोग वाह से और कोई क्वेश्चन बन नहीं पाता, इतना ही है आपके एग्जाम के लिए, बस इतना ही जरूरी है। चलते अच्छा आगे चले। हमने कहा था स्वर, स्वर की बात कर रहे थे। स्वरों में मैंने दिखाया था स्वर कितने हैं, 11, और 11 स्वरों में देखो तो 11 स्वरों का डिवीजन करें तो हम स्वर के प्रकार अब पढ़ेंगे। किसके प्रकार, स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं भाई, तो अगर इनको प्रकार देखा जाए तो प्रकारों में तो हम कह सकते हैं कि एक छोटे स्वर हैं, एक बड़े स्वर हैं, प्रकारों में बात करें। लेकिन ये कैसे हमने डिफाइन किया कि छोटे हैं बड़े हैं, इनका उच्चारण करने के आधार पर हमने देखा है। उच्चारण करने के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, तो पहला कहा गया है ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व नाम है इनका, ह्रस्व स्वर कहा जाता है, या इन्हें ही अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें दूसरा नाम इनका है मूल स्वर। इनका अन्य दूसरा नाम अगर देखा जाए तो एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर। तो देखो इनको 3 नामों से जानते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व क्या होते हैं, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा, अर्थात वे स्वर जो छोटे होते हैं वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। मूल का मतलब होता है ओरिजिन जहाँ से होता है, अर्थात स्वर में अगर स्वरों की बात करें तो वर्णों का ओरिजिन यहीं से होता है, इनका मतलब ये मूल स्वर कहलाएंगे, छोटे होंगे, इनकी उत्पत्ति यहीं से होती है, वो कहलाएंगे। एक मात्रिक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा यहीं से निकल के आती है कि एक मात्रिक स्वर हैं कौन कौन से। तो एक मात्रिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा के जितना समय लगे। एक मात्रिक स्वर वे स्वर हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक मात्रिक स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा के जितना समय लगे, वही हमारे एक मात्रिक कहलाते हैं। इसका मतलब है कि एक मात्रा वाले स्वर ही हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से एक मात्रा वाले थे, अर्थात छोटे वाले, ये हमारी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक चौथा है री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक मात्रिक स्वर जो होते हैं इनकी संख्या टोटल कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। छोटे वाले इन्हीं की एक मात्रिक है, ये एक मात्रा, इनसे छोटे हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं स्वर, इनसे छोटे कोई होते ही नहीं। अब जब भी बनेंगे तो इन्हीं के संयोग से बनते चले जाते हैं, वो दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात छोटों को यदि बड़ा कर दिया जाए वही हमारे दीर्घ हो गए। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री होते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं इनका दूसरा जो प्रकार है स्वरों का, उच्चारण के आधार पर इनका जो दूसरा प्रकार बताया गया वो दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो हमारी किताबों में अक्सर मिलता है कि दीर्घ स्वर है ये, लेकिन दीर्घ स्वर बने कैसे हैं, दीर्घ स्वर बने कैसे हैं, संधि से बने हैं। किससे बने हैं, संधि से बने हैं। अच्छा, एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा आप लोग, इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो संधि देखी होगी, संधि, इन राजाओं की संधि हुई, उन राजाओं की संधि हुई। इतिहास में अक्सर देखा होगा युद्ध के दौरान जब कोई राजा पराजित हो जाता तो संधि करने की सोचता है कि संधि हो जाए, है ना। तो संधि होती क्या है, संधि का मतलब होता है कुछ शर्तों के अनुसार उसको जोड़ लेना, कुछ शर्तों में आकर के उसको जोड़ लेना। और कैसे जोड़ना है, तो हम कह सकते हैं कि संधि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जुड़ना, जुड़ना। यह इनका कहते हैं कि हम कह देते हैं कि मेल होना,
संधि का वास्तविक अर्थ क्या है? शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है जुड़ना या मेल होना। अच्छा, जुड़ना, जुड़ेगा क्या? केवल अकेले कोई एक शब्द होगा, मैंने कह दिया कि जैसे ये है छोटा आ है, क्या ये जुड़ेगा? नहीं, ये तो अकेला है ना। जुड़ने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है। तो दो लोग कौन कौन से होंगे? जैसे ये, इसके साथ में इसी को जोड़ दिया जाए तो देखो ये दोनों जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? और जब ये दोनों जुड़ गए तो बच्चा ये क्या कहलाते हैं? इससे बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? वो होता है बड़ा। हमने क्या देखा? दो छोटे आ को जोड़ दिया, बड़ा बन गया। इसी प्रकार हमने क्या किया? ई के साथ में किया, तो दो छोटी ई को जब जोड़ा तो हमें क्या मिला? बड़ी ई मिली। क्लियर? तो हमने क्या किया है? हमने कहा कि छोटे छोटे स्वरों को मिला करके एक बड़ा स्वर बना दिया, और जब बड़ा स्वर बन गया तो वही तो हमने क्या कहा कि दीर्घ बन गया। क्लियर है ये चीज? ये दीर्घ हो गया। तो दीर्घ बने कैसे हैं? संधि से। हम कह सकते हैं कि अगर इनको संधि के अनुसार पढ़ा जाए तो इनमें संधि के अनुसार पढ़ा जाए तो जो दीर्घ स्वर है बच्चा दो तरीके के होते हैं। दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा जा सकता है, और इनको दूसरा नाम अगर देखा जाए तो मैंने अभी उसमें दिखाया था, जैसे एक मात्रिक स्वर था, इनको जो नाम देखा जाए तो इनका दूसरा नाम जो है वो है द्विमात्रिक स्वर। थोड़ा सा भूल गए थे इसके बारे में, द्विमात्रिक स्वर नाम भी बता दिया। अगर हम द्विमात्रिक स्वरों की बात करें तो दो दो मात्राओं से मिलकर बने होंगे। जैसे एक मात्रिक था तो एक मात्रा से मिलकर बने हुए थे, अब दो मात्रिक है तो दो मात्राओं से मिलकर बने होंगे। तो सीधी सी बात है, हमने कहा कि जो एक मात्रिक स्वर था तो इधर एक मात्रिक स्वर लिखें, एक मात्रिक यहाँ लिख देते हैं, दूसरा फिर एक मात्रिक स्वर को फिर जोड़ दिया जाए तो बच्चा ये क्या बन जाते हैं? जो बनने वाला होता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। इससे मिलकर बनने वाला जो होता है उसे हम दीर्घ कहते हैं। एक मात्रिक, जैसे अभी मैंने बताया कि छोटा आ के साथ में छोटा आ के जोड़ने से बनता क्या है? बड़ा आ, और बच्चा यही हमारा दीर्घ स्वर है। क्लियर? इसका मतलब हमने क्या है? दीर्घ वही स्वर होंगे जिनमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एक समान वर्णों का मेल हो, संधि हो। दीर्घ वे स्वर होंगे जिनमें दोनों तरफ एक समान वर्णों का मेल हो, वही हमारा दीर्घ कहलाएगा। तो संधि के अनुसार अगर देखें तो संधि के अनुसार हमने ये पाया कि जो स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, वो बचे हुए जो 7 हैं कौन कौन से हैं? जरा देख लेते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ। ये 7 स्वर हैं, इन्हें हम कहते हैं दीर्घ। लेकिन अगर हमने कहा कि संधि के अनुसार देखें, संधि के अनुसार इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ था कि इन्हें से अलग था, बच्चे कंफ्यूज हो गए तो कैसे जोड़े? संधि के अनुसार देखा जाए तो संधि के अनुसार ये 2 गुण रखते हैं, अनुसार 2 गुण रखते हैं। फिर कहा जाता है समान स्वरों का मेल होता है, या समान स्वर जब एक तरफ ये हो, समान स्वरों का मेल, एक तरफ एक जैसा हो दूसरी तरफ भी वही हो तो समान स्वर कहलाता है, स्वरों का मेल, समान स्वरों का। और दूसरी तरफ क्या होगा? इनकी क्वालिटी है तो दूसरी तरफ होगा असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल होगा, असमान स्वरों का मेल। अच्छा, असमान स्वरों का मेल हमने कहा है, असमान स्वर कौन कौन से होंगे? समान स्वरों का मेल कैसे कराया जाता है? तो जब समान स्वरों का मेल कराते हैं तो इसी का नाम हम कह देते हैं कि ये दीर्घ है, दीर्घ है। लेकिन जहां असमान स्वरों का मेल कराते हैं वहां पर संयुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? संयुक्त। कहीं गलती तो नहीं हो गई कि असमान बोल दिया हो? तो समान स्वरों का मेल जो कराया जाएगा उसको नाम हम कह देते हैं दीर्घ है, लेकिन असमान स्वरों का जो मेल कराया जाता है उसी को हम नाम देते हैं संयुक्त है, कि संयुक्त स्वर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घ ना पढ़ें, हम द्विमात्रिक स्वर पढ़ें। द्विमात्रिक स्वरों के प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए, एक दीर्घ कहलाता है, दूसरा संयुक्त कहलाता है। तो देखो कैसे भैया दीर्घ और संयुक्त कैसे होंगे? तो हटा दे, इसको हटा देते हैं, एक बार देखते हैं फिर से कौन से दीर्घ होंगे और कौन से संयुक्त होंगे। हमने क्या किया, यहीं पर अलग से दीर्घ लिखे दे रहे हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से, जरा देखो। हमने कहा कि आ के साथ में आ को मिलाया तभी तो समान स्वर होंगे, तभी तो समान होंगे। बड़ा आ बन गया। यदि हम छोटी ई के साथ में छोटी ई का मेल करा दें तो बड़ी ई बन जाता है।
यदि छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ का मेल करा दे तो बड़ा ऊ बन जाता है। यही हमारा क्या है, दीर्घ है। इसका मतलब इनकी संख्या टोटल कितनी है, 3। तो बचे हुए की संख्या कितनी होगी, 4, जो संयुक्त कहलाते हैं, संयुक्त कहलाएंगे, संयुक्त स्वर। असमान स्वरों का मेल होगा इनमें। तो असमान स्वरों का मेल कैसे कराया जाए, कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा यदि आ के पश्चात ई का मेल करा दिया जाए तो बन जाता है ए बन जाता है। लेकिन यदि आ के पश्चात हम ए का मेल करा दें जो मिला था तो बन जाएगा ऐ। हो गया, असमान दोनों तरफ से असमान हुआ कि नहीं हो गया। बाकी का बचा हुआ इधर लिख रहा हूं मैं। यदि आ के पश्चात ऊ का मेल कराया जाए तो बन जाता है ओ, और यदि आ के पश्चात ओ का ही मेल करा दिया जाए तो बन जाता है अब। तो हमने क्या देखा, ये जो बचे हुए 4 हैं ये 4 ही हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और देखो दोनों तरफ यहाँ समान, एक है आ तो दूसरी तरफ ओ, ये समान नहीं है, असमान है। यहाँ पर क्या है, एक तरफ आ है तो दूसरी तरफ भी आ है, इसका मतलब ये समान है। तो हमने क्या देखा कि दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। इन 7 को इनके गुणों के आधार पर, इनके मिलने के आधार पर या संधि के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया। एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर, दूसरे को कहा जाता है संयुक्त स्वर। ये चीज क्लियर हो गई सबको? हाँ, ये चीज क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को। चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, आधार पर इनके देखो मैंने कहा था स्वर है, एक दीर्घ कहलाता है, एक ह्रस्व कहलाता है, एक दीर्घ कहलाता है। अब तीसरा जो है वो संस्कृत से लिया गया था। वास्तविकता में देखा जाए तो ये कितने किसके आधार पर था, तो ये तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर क्या होता है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर में मतलब क्या है, 3 मात्राओं का जितना समय लगे, 3 मात्राओं के जितना समय लगे, 3 मात्राओं के जितना समय लगे क्या कहलाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहलाता है। इनका उच्चारण में है कि 3 मात्राओं के जितना समय लगे वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाएंगे। अगर इसका देखा जाए तो एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, सब लोग जानते हैं, हाँ कुछ ऐसे। इसमें देखो इसका जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है, प्लुत का चिन्ह क्या है, हिंदी का जो ऐसे 1 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर 3 ऐसे लिखते थे, फिर 4 आपको पता होगा हिंदी में ऐसे लिखे जाते थे। तो उन्हीं में से एक त्रिमात्रिक है, तो 3 मात्राएं, हिंदी के जो 3 अंग है उसी को चिन्ह बना दिया गया। क्लियर है जी? तो इसमें क्या है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा आवाज जैसे करते हैं, जैसे हमने कहा छोटा आ तो आ बोला, जब बड़ा आ बोलते तो थोड़ा समय लेते हैं उससे। आ पहले बोला आ, फिर आ, फिर जब बड़ा 3 मात्राओं के बराबर लेंगे तो ज्यादा समय लेंगे आ। तो ये होता है बच्चा हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर है चीज? जय हिंद। आज के लिए बस इतनी ही क्लास, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। स्वरों की संख्या मैंने बता दी कि 11 थी। इसके अलावा ही मैंने अयोगवाहों के बारे में बताया। अब हम आगे बात करेंगे बचे हुए 33 व्यंजनों की, बचे हुए 33 व्यंजनों के बारे में बात कर लेंगे। और अगली क्लास जल्द ही मिलते हैं, अगली क्लास में फिर से। जय हिंद।